आज है 8 अगस्त 2024। तो आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 38 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 37 में आप लोगों को शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय को पूरा समाप्त कर दिया गया था। कल आप लोग का शिव संप्रदाय शुरू हुआ था और पूरा कंप्लीट भी हो गया था। तो आज हम लोग फिर कल कहे थे कि सेकंड अर्बनाइजेशन अर्थात द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत करेंगे। तो आज आप लोगों का द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होगी और आज आप लोगों का फिर मगध का उत्कर्ष भी शुरू हो जाएगा। अगर कोई बच्चे आज से शुरू किए हैं तो आज से आप लोग रेगुलर देखना शुरू कर दे और फिर धीरे धीरे बैक का रिवीजन करते रहे, तो ये भी आप लोग के लिए फायदा ही रहेगा। तो आज है लेक्चर नंबर 38। आज फिर आप लोग का मगध का उत्कर्ष धीरे धीरे शुरू करेंगे। हरियक वंश से लेकर धीरे धीरे सारा कंप्लीट करेंगे एक तरफ से, तो आप लोग के लिए बहुत ही फायदा होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लेक्चर नंबर 38। तो ये देख लीजिए, ये है आप लोग का सेकंड अर्बनाइजेशन अर्थात द्वितीय नगरीकरण। ये कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में। ये भी बीसी की कहानी है और इसका बैकग्राउंड क्या है? तो बैकग्राउंड ये पढ़ा दिया गया, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिए। ये उत्तर वैदिक काल का समय है, सेकंड अर्बनाइजेशन। उत्तर वैदिक काल में आप लोग को पता है कि लोहे की खोज हुआ था और लोहे की जब खोज हो गया था तो लोहे को गलाने की तकनीक भी आ गई थी। जब खोज हो गया तो लोहे के गलाने की तकनीक आ गई, जिसके कारण क्या हुआ? तो लोहे के हल बना अर्थात फाल बना। उसके बाद जब हल बना तो गहरी जुताई की गई। गहरी जुताई के साथ साथ गंगा घाटी में पानी की उपलब्धता हुई। जब गहरी जुताई और गंगा घाटी में पानी की उपलब्धता हुई तो अधिक उत्पादन होने लगा। अधिक उत्पादन होने लगा तो गैर कृषि गतिविधि होने लगी, जैसे कि क्राफ्टिंग सब होने लगी। अब जब ये हुआ तो इससे क्या हुआ? तो एक्सचेंज शुरू हुआ धीरे धीरे। यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान या मतलब आयात निर्यात शुरू हुआ, विनिमय हुआ, व्यापार वाणिज्य बढ़ा धीरे धीरे, जिससे क्षेत्रीय दरार कम हुई। क्या हुई? क्षेत्रीय दरार कम हुई। एक दूसरे के साथ लड़ते थे वो, अब दरार कम हुई। तो अब इस तरह से क्या हुआ? महाजनपदों का उदय हुआ। क्या हुआ? महाजनपदों का उदय हुआ। कब हुआ? तो महाजनपद का उदय 600 ईसा पूर्व में, और इसी महाजनपद को हम लोग कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन अर्थात द्वितीय नगरीकरण। तो आप लोगों ने देखा कि द्वितीय नगरीकरण किस प्रकार से हुआ। तो आप लोगों का उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुआ, गलाना हुआ, तो फिर उससे हल बना, फिर गहरी जुताई की गई। गंगा घाटी में पानी की उपलब्धता के कारण अधिक उत्पादन हुआ तो गैर कृषि गतिविधि भी बढ़ी, जिसके कारण एक्सचेंज हुआ अर्थात विनिमय बढ़ा, व्यापार वाणिज्य हुई, तो क्षेत्रीय दरार कम हुई, तो महाजनपद का उदय हुआ। अब महाजनपदों की संख्या देख लेते हैं। तो टोटल महाजनपद की संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है? 16 महाजनपद है, और जिसमें 15 गंगा घाटी में उदय हुआ था। 15 का उदय कहाँ हुआ था? गंगा घाटी में। और एक जो है वो अपना एकमात्र महाजनपद दक्षिण में था। कौन? तो अकस्मक था। और ये 16 महाजनपद का जानकारी का स्रोत हमें कहाँ से मिलता है? तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलता है और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 16 महाजनपद के जानकारी का स्रोत हमें जैन ग्रंथ के किससे मिलता है? तो भगवती सूत्र से, और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। और ये 16 महाजनपद जो है, ये सारे महाजनपद उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार तक और दक्षिण में गोदावरी तक फैले थे। ये आप लोग का मतलब कि एक तरह से इसका क्षेत्र हो गया कि ये महाजनपद उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार तक और दक्षिण में गोदावरी तक पूरा फैले हुए थे। ये 16 भी महाजनपद जगह जगह थे। तो इस तरह से, और फिर है आप लोगों का कई जन मिलकर जनपद बनाते हैं। ये आप लोग को पहले भी बता दिया गया था। जन प्लस जन प्लस जन प्लस जन, इस तरह मिलेंगे तो जनपद बनाएंगे, और कई जनपद मिलेकर महाजनपद बनाएंगे। कैसे? तो देख लीजिए, एक जनपद आए, फिर दूसरे जनपद आए, तीसरे जनपद आए, इस तरह करके क्या बन गया? महाजनपद। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझाया गया था। अब आगे देखते हैं आप लोगों का। आगे आप लोगों का बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन? उत्तरापथ, जिसे पश्चिमी उत्तर कहते हैं, मध्य देश, तीसरा है प्राची अर्थात पूर्वी, चौथा है उपरांत जो कि मध्य कहलाता है, और पांचवा दक्षिणापथ। तो बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया? इन 5 भागों में बांटा गया है। आगे है आप लोग का ये 16 महाजनपद जो है उसकी राजधानी देख लेते हैं। जैसे कि काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती या अयोध्या। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। चंपा कहाँ है? तो आज का भागलपुर या मुंगेर का जिला के अंतर्गत आता है ये अंग। और मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी या गिरिब्रज। आज का ये कहाँ आ जाता है? मगध, पटना और गया में के पास। वत्स, वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। आज का ये प्रयागराज यूपी में चला जाता है। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली या विदे या मिथिला थी, जो कि आज का दरभंगा मधुबनी के अंतर्गत आता है। ये आप लोग को ब्रैकेट में आज का बारे में जानकारी दे दी गई है ताकि आप लोग समझ सके कि ये कहाँ है। अवंती, अवंती कहाँ है? तो उज्जैन या महिष्मती में है, जो कि आज का मालवा जो कि मध्य प्रदेश में उससे संबंधित है।
आगे है फिर मल। मल की राजधानी क्या? पावा। ये आज के कुशीनगर या कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है आज का। वहीं पांचाल जो है, पांचाल की राजधानी काम्पिल या अहिच्छत्र थी। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी काम्पिल और दक्षिणी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, और जो कि आज का उत्तरी यूपी है। कौन है आज का उत्तरी यूपी? आगे है फिर चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती या सत्यवती थी, और ये आज का बुंदेलखंड अर्थात यूपी का है। और कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ, जो कि आज का दिल्ली मेरठ हरियाणा का क्षेत्र है। आगे है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, और जो कि आज का जयपुर से संबंधित। मत्स्य आज के जयपुर से संबंधित है। आगे फिर है आप लोगों का कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक है, और जो कि आज का राजौरी या हाजरा, जो कि यूपी में पड़ता है, उस वो आता है आप लोगों को हाटक। आगे है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो कि यूपी में है। असमक। असमक की राजधानी पाटन थी, और भारत में ये आज के गोदावरी के आसपास का क्षेत्र है ये पाटन। और यही ये असमक ही एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण में था, बाकी सब उत्तर में था। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में था, कौन? तो असमक। फिर 16वां नंबर महाजनपद हो जाएगा गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, और यह पेशावर रावलपिंडी में वर्तमान में मौजूद है। तो इस प्रकार से आप लोग का ये 16 महाजनपद हो गया, सभी की राजधानी। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये सारे को आप लोगों को याद ही करना होगा। और आज के हिसाब से भी आप लोगों को बता दिया कि यह कहाँ पड़ता है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अगर डीप में ज़्यादा पूछे तो आप लोग आराम से बता सकें। तो ये देख लीजिए, आप लोगों को इसके बारे में बताया गया था। उत्तरी पांचाल की राजधानी काम्पिल है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, तो उसी के बारे में है। उसी तरह उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, और जो कि महिष्मती जो है ये आज के महेश्वर से संबंधित है। आगे फिर है आप लोगों का, अब अवंती प्रदेश को एक तरफ से हम लोग देखते हैं। ओके, 16 महाजनपद में शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले अवंती के बारे में देखते हैं। अवंती यह जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला अवंती को 2 भागों में विभाजित करती थी। अवंती जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला अवंती को 2 भागों में विभाजित करती थी। पहला उत्तरी अवंती था और दूसरा दक्षिणी अवंती था। और वहीं उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। आगे आप लोगों का प्राचीन काल में यहाँ है वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? है वंश का शासन था, और यहाँ का शक्तिशाली शासक परदोत था। तो अवंती का शक्तिशाली शासक कौन था? परदोत था। और यहाँ पर किस वंश का शासन था? है वंश का शासन था। आगे है आप लोगों का अस्मक। इस वंश के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे, जो कि भगवान राम भी इसी वंश के संबंधित हैं, राजा दशरथ के पुत्र। तो अस्मक जो है इस वंश के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। आगे फिर है अंग। अंग इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा, जिसे पहले मालिनी नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मालिनी नाम से जाना जाता था। आगे है चंपा नदी। आज की चंदन नदी इसे कहा जाता है। इसे मगध से अलग करती थी। चंपा नदी क्या करती थी? इसे मगध से अलग करती थी। और दीर्घ निकाय के अनुसार महागोविंद ने इस नगर की योजना बनाई थी। अंग की योजना किसने बनाई थी? तो महागोविंद ने। किसके अनुसार? तो दीर्घ निकाय के अनुसार, अर्थात दीर्घ निकाय कोई पुस्तक है, उसी में लिखा गया है कि दीर्घ निकाय के अनुसार महागोविंद ने इस नगर की योजना बनाई थी। आगे है बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त, अंग का कौन शासक था? ब्रह्मदत्त, को हराकर मगध में मिला लिया था। अंग का शासक जो था ब्रह्मदत्त, उसको हराकर मगध में मिला लिया था। किसने? तो बिंबिसार ने। और ये अंग का नाम आप लोगों ने महाभारत में भी सुना होगा, अंगराज कर्ण के बारे में, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। महाभारत के कर्ण इसी राज्य पे शासन किए, तो वो अंगराज कर्ण कहलाए। आगे फिर आप लोग का कंबोज। कंबोज की राजधानी आप लोगों का भी जस्ट बताई गई है। कंबोज की राजधानी आप लोगों का क्या था? फटाक से बताइए। तो हाटक थी, जो कि आज का राजौरी हजारा यूपी से संबंधित है। तो यहाँ पर किसका शासक था? चंद्रवर्धन इसके प्रसिद्ध शासक थे। इसके प्रसिद्ध शासक कौन थे? चंद्रवर्धन। आगे आप लोगों का काशी। काशी का राज्य उत्तर में वरुणा और दक्षिण में असी नदी के बीच में बसा था। काशी कहाँ बसा था? उत्तर में वरुणा और दक्षिण में असी नदी के बीच में बसा था। और इसी काशी में 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अशुसेन काशी के ही राजा थे। और ये आप लोगों को कई बार बताया गया था कि अशुसेन ये पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के नरेश थे। तो उसी तरह 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे। ये आप लोग का रिवीजन भी कर लीजिए, अगर यहाँ नहीं बताता तो भी आप लोगों को ये याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। आगे फिर आप लोगों का कुरु।
कुरु। परंपरा के अनुसार यह युधिष्ठिर के परिवार के द्वारा शासित था। कौन युधिष्ठिर? वही महाभारत के युधिष्ठिर। परंपरा के अनुसार यह युधिष्ठिर के परिवार के द्वारा शासन किया जाता था यहाँ पर। और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी, और आज भी है। और ये इंद्रप्रस्थ के नाम आप लोगों ने कई बार महाभारत में भी सुना होगा। तो वहीं के शासक कौन थे? युधिष्ठिर, अर्थात वो पांडव जो 5 भाई थे उनके बड़े भाई युधिष्ठिर यहीं के शासक थे। इंद्रप्रस्थ 7वीं सदी में, इसी इंद्रप्रस्थ में तोमर राजपूतों के द्वारा दिल्ली स्थापित किया गया था। दिल्ली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 7वीं सदी में इंद्रप्रस्थ में तोमर राजपूतों के द्वारा दिल्ली स्थापित किया गया था। आगे फिर आप लोगों का इसी क्या कहते हैं इसका युधिष्ठिर का जो कुरु इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख यहाँ मिलता है। इस कुरु में किस राजा का किस का उल्लेख मिलता है? तो इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। और कौशल या आज का उत्तर प्रदेश का अयोध्या, गोंडा, बहराइच यहाँ उल्लेख मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट है आप लोग का गांधार। नेक्स्ट है गांधार। गांधार में भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय यहीं पर बना था। गांधार में ही भारत का पहला विश्वविद्यालय जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय है यहीं पर बना था। और यहीं के चाणक्य, यहीं के मतलब प्रोफेसर बोले तो एक तरह से आप लोग कह सकते हैं विद्वान यहाँ पर पढ़ाते थे। कौन? तो चाणक्य, जिसको कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। और इस तक्षशिला की खोज किसने की थी? तो तक्षशिला की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1871 ईस्वी में की थी इसकी खोज। आगे फिर आप लोग का वज्जी। यह 8 राज्यों का गणसंघ अर्थात रिपब्लिक था। वज्जी क्या था? 8 राज्यों का गणसंघ मिलकर बना था, जो अट्ठकुलिक कहलाते थे। वज्जी क्या कहलाते थे? अट्ठकुलिक। 8 राज्यों का गणसंघ मिलकर बना था, तो इसलिए अट्ठकुलिक कहलाते थे। और इन 8 संघों में से वज्जी, लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक महत्वपूर्ण थे। कौन कौन महत्वपूर्ण थे? वज्जी, लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक महत्वपूर्ण थे। और ज्ञात्रिक कुल के सरदार भी आप लोग को पढ़ाया गया था बौद्ध धर्म या जैन धर्म में। आप लोग याद करिए फटाक से। लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली था। लिच्छवी इनमें से सर्वाधिक शक्तिशाली था। कौन कौन? ज्ञात्रिक, विदेह, लिच्छवी, वज्जी, ये जब जो महत्वपूर्ण थे इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली लिच्छवी था। और लिच्छवी जो है ये लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र किसे माना जाता है? लिच्छवी गणराज्य को। और लिच्छवी में ही महावीर की माता जो थी वो लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। यह भी आप लोगों को जब जैन धर्म करवाया जा रहा था तो उस समय आप लोगों को बताया गया था कि महावीर की माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। आगे है फिर आप लोगों का बुद्ध के समय 4 शक्तिशाली राजतंत्र राजा के द्वारा चलाया गया शासन। तो बुद्ध अर्थात तंत्र का अंग्रेजी क्या होता है? क्रेसी। तो बुद्ध के समय 4 सबसे शक्तिशाली राजतंत्र कौन कौन थे? पहला है कौशल, दूसरा है मगध, तीसरा है वत्स और चौथा है अवंती। ये है बुद्ध के समय के 4 सबसे शक्तिशाली राजतंत्र। कौन कौन? कौशल, मगध, वत्स और अवंती। आगे आप लोगों का बुद्ध के समय शक्तिशाली गणतंत्र कौन कौन थे? तो वज्जी, वैशाली के, लिच्छवी, ये बुद्ध के समय के शक्तिशाली गणतंत्र थे। अब आगे देखते हैं मगध का उत्कर्ष। तो ये आप लोगों का मस्त टॉपिक है, आज से शुरू हो रहा है मगध का उत्कर्ष। तो आप लोग इसे एकदम आज से जो है एकदम याद करते जाइए। वैसे पहले से भी आप लोगों को कहा गया था कि प्रत्येक दिन आप लोग रिवीजन भी करते जाए और फिर आगे का पढ़ते भी जाए और प्रत्येक दिन पीछे का रिवीजन करते जाए। अगर कोई बच्चे छोड़ दिए थे बीच में तो आज से शुरू करें और पीछे का भी धीरे धीरे रिवीजन करते जाए ताकि आप लोग बराबर हो जाए। तो आज से आप लोग शुरू कर लीजिए मगध का उत्कर्ष से पढ़ना शुरू फटाक से। ओके, तो मगध का उत्कर्ष देखते हैं इसका कारण क्या था। तो सबसे पहला कारण है भौगोलिक कारण। मगध के उत्कर्ष होने का पहला कारण क्या है? भौगोलिक कारण। तो भौगोलिक कारण में क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं। तो मगध के उत्कर्ष में भौगोलिक कारण यह था कि मगध जो है ना 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 3 तरफ से क्या था? पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिस कारण से इस पर भी आक्रमण करना बहुत ही कठिन था। तो यह अभेद था इसलिए। और फिर मगध में जो है ना प्राकृतिक जंगल भी कई थे, मतलब पेड़ पौधे ये सब बहुत थे। तो जंगल रहेंगे तो इससे क्या होगी? वहाँ पर जीव जंतु में रहेंगे तो हाथी भी बहुत संख्या में होगी। तो यहाँ पर प्राकृतिक जंगल था जिसके कारण हाथी भी कई थी। और फिर सेना में किसकी ज़रूरत होती है? हाथी की ज़रूरत होती है। तो इस कारण भी ये इम्पोर्टेंट था। और फिर मगध में क्या था? तो यहाँ पर ही सब लोहा का मतलब खोज जो है मगध में ही हुआ था, इसी मगध में। तो इस कारण से भी यहाँ पर अस्त्र शस्त्र बनने की उपलब्धता हो गई थी। और इस लोहा की खोज कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। ओके, और दूसरा कारण है नेतृत्व का। और मगध के उत्कर्ष का दूसरा कारण क्या है? नेतृत्व का। नेतृत्व कैसे? जैसे कि कुशल नेतृत्व यहाँ पर बिंबिसार किए, उसके बाद अजातशत्रु किए, फिर और आगे शासन आते गए। तो इस तरह से भी ये मगध का उत्कर्ष के ये कारण है दूसरा नंबर नेतृत्व का।
तो अब देखते हैं भौगोलिक कारण में। देखिए 3 तरफ से मगध पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिस कारण से यह अभेद है। क्या है? अभेद है, इसे भेदा नहीं जा सकता है, अर्थात बहुत ही मजबूत है। प्राकृतिक जंगल होने के कारण इमारतें, जिसे बहुमूल्य लकड़ी भी कहते हैं, जंगली हाथी सेना के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते थे और सेना भी मजबूत हो जाती थी इस तरह से। लोहे की खोज राजगीर में हुई थी, जिस कारण अस्त्र शस्त्र बनने की उपलब्धता भी थी। और दूसरा आ जाता है नेतृत्व में, तो कुशल नेतृत्व बिंबिसार और उसके बाद अजातशत्रु का था। आगे है मगध के शासक या वंश, तो ये देख लीजिए, ये आप लोगों को मैप के माध्यम से समझाया गया है। मगध के वंश कौन थे? सबसे पहले आ जाता है हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद नागवंश आते हैं, नागवंश के बाद नंदवंश, नंदवंश के बाद मौर्य वंश। या गया आप लोगों का मगध का साम्राज्य। ओके, और फिर मौर्य वंश के बाद आता है वैसे शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश। तो ये सब फिर शुंग वंश, कण्व वंश, ये सब आप लोगों का यानी मौर्योत्तर काल आ जाएगा, अर्थात लेटर मौर्य पीरियड आ जाएगा। तो इसलिए ये सब आप लोग को बाद में पढ़ाया जाएगा। और जब शुंग वंश चल रहा था तो उसी के साथ साथ दक्कन में सातवाहन वंश भी चल रहा था। तो अब हर्यक वंश के बारे में देख लेते हैं। तो हर्यक वंश में पहला शासक कौन था? इसके संस्थापक, वास्तविक संस्थापक नहीं, पहले शासक थे इसके बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु आए और अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या की थी, अर्थात अपने पिता की हत्या की और फिर वंश की नींव डाली। उसके बाद अजातशत्रु का पुत्र उदयन आया और उदयन ने भी अपने पिता की हत्या की, अजातशत्रु की जैसा बाप किया वैसा बेटा उसका किया, खुद भुगतना पड़ा। फिर आगे नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की। उदयन के बाद नागदशक मेन शासक बना, यानी कि और भी बीच बीच में आए थे, लेकिन जो मुख्य रहता है उसे हम लोग को पढ़ना है। ओके, तो नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की और शिशुनाग ने फिर नागवंश की नींव रखी। किस वंश की नींव रखी? नागवंश की नींव रखी। और नागवंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। तो ये आप लोगों का देख लीजिए। और फिर ये जो है ना, ये शुंग वंश और कण्व वंश, ये जो लेटर मौर्यन पीरियड है, अर्थात मौर्योत्तर काल है, इसे प्राचीन भारत का पर विदेशी आक्रमण 2 कहते हैं। 2 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देख लीजिए, आप लोगों को यहाँ पर बताया गया, नंद वंश के समय विदेशी आक्रमण पहला हुआ था। पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ था? तो नंद वंश के समय पहला विदेशी आक्रमण हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर विदेशी आक्रमण प्रथम हम लोग पढ़ेंगे इसी में। और फिर प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण 2 कब हुआ? तो लेटर मौर्यन पीरियड, अर्थात मौर्योत्तर काल में हुआ। तो इसलिए इसका नाम रखा गया कि प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण 2। तो फिर कल हम लोग आप लोगों का हर्यक वंश से शुरू करेंगे। हर्यक वंश में बिंबिसार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अजातशत्रु पढ़ेंगे, इस तरह से आगे फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हर्यक वंश का पीरियड कब से कब तक है? 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। ये कल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अब कुछ पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। पीछे का रिवीजन, जैसे कि कल हम लोग शैव संप्रदाय शुरू किए थे, तो उसी का जो शंकराचार्य जो थे 4 मठ की स्थापना की थी, उससे पूछते हैं। पूरब में कहाँ? पुरी में। पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी। गुड। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे। लकुलिश ने किस पुस्तक की रचना की? पंचार्थ नामक पुस्तक की रचना की। बिल्कुल सही। और पंचार्थ, इनके अनुयायी क्या कहलाए? पंचार्थिक कहलाए। और ये जो पुस्तक है पंचार्थ, इसका संदर्भ कहाँ मिलता है? तो माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह में मिलता है। इसका पंचार्थ का संदर्भ कहाँ से मिलता है? माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह में मिलता है। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के SRM फैमिली को सर्च मारकर जुड़ सकते हैं। और इसका पीडीएफ आप लोगों को 8 अगस्त 2024 को अपलोड कर दिया गया। आप लोग वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ से आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।